अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने स्टार्ट किया उसका चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाली हूँ। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनको यहाँ लिखना ज़रूरी था, सिर्फ उन्हीं के नोट्स बनाए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका बुक में से ही मार्क करके याद किया जा सकता है। तो अगर आपको उनमें से भी किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको उनके आंसर्स बता दूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पूरे चैप्टर की मैंने सारी डिटेल लेक्चर्स पे वीडियोस बना के अपनी यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। आप ये सारे लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज की तरफ आएँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो 2 पॉसिबल आइसोमर्स किसके, ब्यूटेन के। यहाँ उन्होंने किसका आपको फार्मूला दिया, ब्यूटेन का। तो हम यहाँ पे उसको आंसर कैसे मेंशन करेंगे, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन है आपने उसमें आइसोमर की डेफिनेशन बतानी है, व्हाट इज आइसोमर्स एंड व्हाट इज आइसोमेरिज्म। क्योंकि वो आपको डायरेक्ट पूछा स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दो इसका, लेकिन आपने हमेशा क्या करना है, आपने पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि वो क्या चीज़ मांग क्या रहा है। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स और फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका डिफरेंस कहाँ आता हो, स्ट्रक्चर में। हम उनको क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे क्या है, आइसोमर्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हमेशा आपने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है और ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक अच्छा इंपैक्ट जो है। स्ट्रक्चर फार्मूला, द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। अब आपने, क्योंकि उसने आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन पूछा तो आपने पहले आइसोमर्स का बताया, फिर अब आप स्ट्रक्चर फार्मूला का बताओगे। इससे आपका पेपर में क्वेश्चन में मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ उनके स्ट्रक्चर लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे और ना ही इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है कंपाउंड का, वो क्या शो करता है, अरेंजमेंट शो करता है ऑफ एटम। अभी अरेंजमेंट ही शो कर रहा है ना। अब मैं सिंपल लिख दूँ C4H10, वो तो मुझे पता चल गया चाहिए C4H10, इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन मुझे उसकी अरेंजमेंट नहीं पता कि हाइड्रोजन कहाँ लगे हैं, कार्बन कहाँ लगे हैं, किस हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, कितने हाइड्रोजन लगे हैं। अब मैं उसकी अरेंजमेंट अगर शो कर रही हूँ, बॉन्ड्स शो कर रही हूँ, इस तरह बॉन्ड्स आपस में शो कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब उसने क्या क्या कहा था, उसने कहा था 2 पॉसिबल आइसोमर्स किसके बताने हैं, ब्यूटेन के। तो या तो वो एन ब्यूटेन हो सकता है या वो आइसोब्यूटेन हो सकता है। एन ब्यूटेन में क्या, एन मीन स्ट्रेट चेन है, एन ब्यूटेन 4 कार्बन है और उसके साथ पूरी वैलेंसी उसको फिल करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 10। सिमिलरली या तो इस फॉर्म में हो सकता है या ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि एक कार्बन क्या हो जाए, दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाए। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे इसी तरह एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो गया और एक तरफ उसका हाइड्रोजन लग गया। अब भी तो सारा वैसे ही वैलेंसी पूरी, अभी भी इस पूरे में भी सिर्फ 4 ही कार्बन है और 10 ही हाइड्रोजन है। अभी भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए हैं। एक कहाँ आइसो बन गया और एक कहाँ एन ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन बाय अ फंक्शनल ग्रुप नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स ऑक्सीजन। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ऐसे जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें उन सबको यहाँ मेंशन करना है और प्लस ये भी बताना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसकी डेफिनेशन भी बतानी है। तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पैक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है, एक एटम भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप मतलब एटम्स का ग्रुप, सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक कंपाउंड को, एक पूरे मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर रही है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे रही है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप ऐसे जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके हम थोड़ी सी टाइप्स पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ईथर लिंकेज में ऑक्सीजन है। फॉर्माइल ग्रुप में है, कार्बोनाइल, कार्बोक्साइल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप और निट्रो ग्रुप, इन सब के अंदर ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट है इन 8 के अंदर। अब सब वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनके अंदर क्या पहचान है, ऑक्सीजन किस और एटम के साथ प्रेजेंट होती है और इसकी एग्जांपल भी, और साथ में इनका नाम भी, क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। जहाँ पे भी कहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लगा होगा, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लास ऑफ कंपाउंड का क्या नाम है, अल्कोहल। एग्जाम्पल में हम इसकी ये देख सकते हैं, CH3 CH2OH। अब ये क्या है, ये अल्कोहलिक ग्रुप ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है जो कि एक फंक्शन ग्रुप है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ईथर लिंकेज की। ईथर लिंकेज का फॉर्मूला COC,
क्लास ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड या एल्कानाइल भी हम इसको कहते हैं। एग्जांपल में CH3 CH2O CH2 CH3। ये बड़ी ज़्यादा वाइडली स्टडीड हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप है। इसको आपने अच्छी तरह समझना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आगे आप एग्जांपल्स में भी पढ़ेंगे। तो ईथर लिंकेज कौन सा ऐसा कोई भी एक ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसके अंदर ऑक्सीजन लगा और उसके दोनों साइड्स पे क्या हो, कार्बन हो, उसके अपने कार्बन अदर देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन्स। फिर है कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप की क्या पहचान है, इसके अंदर OH और एक O भी लगा होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और साथ में प्लस क्या लगा हुआ है, OH। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं और इसकी एग्जांपल नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा है ना, ये एक पूरा फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्साइल ग्रुप, साथ इसके यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। इस तरह ये एक पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर फंक्शन ग्रुप कार्बोक्साइल लगा हुआ है। उसके बाद है ईस्टर। ईस्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे आ जाएगा R, इसके अंदर COO, C के साथ डबल O, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक ऊपर लगा होता है डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन और उसके साथ R मतलब CH3 यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला सारा एरिया है, ये क्या है, ये वाला सारा एरिया जो हमारे पास है, ये इसका क्या है, फंक्शन ग्रुप। उसके बाद है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप के अंदर क्या आ जाता है, फॉर्माइल ग्रुप में हमारे पास ये फॉर्मूला है इसका, C के साथ डबल बॉन्ड O प्लस एक हाइड्रोजन। जहाँ पे भी आप CHO देखेंगे इसका मतलब वो कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है, एल्डिहाइड। CHO और साथ में CH3 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का लग गया। उसके बाद है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर C के साथ डबल बॉन्ड O होना बहुत ज़रूरी है और दोनों तरफ उसके क्या लगे हों, कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के एटम्स अटैच हों। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखें इसकी एग्जांपल। और ये इसके अंदर क्या मतलब है, कीटोन। अब आपको कीटोन और एल्डिहाइड बहुत वाइडली आगे पूरा चैप्टर है कीटोन और एल्डिहाइड पे जिसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कीटोनिक फंक्शन ग्रुप कितना है, इतना बस। C के साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O। और अगर यहाँ पे इसी डबल बॉन्ड O के साथ एक यहाँ पे मैं H लगा दूँ साथ नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, CHO और ये हो जाएगा एल्डिहाइड। फिलहाल ये कीटोन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाता है निट्रो ग्रुप, निट्रो कंपाउंड्स। इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर N के साथ डबल बॉन्ड 2 O होंगे, O2 होगा, N के साथ क्या होगा, O2। एक जो ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, दूसरा ऑक्सीजन एज इट इज़ अटैच होगा। जाहिर है जो दूसरा ऑक्सीजन एज इट इज़ अटैच है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो इसके साथ यहाँ पे एक और कार्बन कंपाउंड भी अटैच होगा, कार्बन एलिमेंट या कार्बन एटम भी अटैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, ये लाजमी आपने करना है, इसको इसी तरह करना है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने फंक्शन ग्रुप के नाम लिखने हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि टोटल 8 हैं, और फिर उन 8 के आपने फॉर्मूला बताना है और उनकी एग्जांपल्स बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इथीन, व्हाई इज़ इथीन एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इथीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल क्यों है, इंडस्ट्री में हम इसको क्यों वाइडली यूज़ करते हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन इंडस्ट्रीज़। इथीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ वास्ट रेंज ऑफ केमिकल्स। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज जो है ना केमिकल्स की, जिनको हम इंडस्ट्री में जिनको बनाते हैं उनकी मेकिंग के अंदर यूज़ होता है। फ्रॉम प्लास्टिक्स टू एंटी फ्रीज सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट, प्लास्टिक बनाने में भी इथीन यूज़ हो रहा है, एंटी फ्रीज सोल्यूशंस बनाने में, सॉल्वेंट्स बनाने में यूज़ हो रहा है। इथीन मैन्युफैक्चर्स द पॉलीथीन प्लास्टिक। अब पॉलीथीन बैग्स ऑल्दो बैन होने चाहिए क्योंकि इको फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन पॉलीथीन प्लास्टिक भी इथीन की मदद से बनता है। टॉयज़, बैग्स, बॉक्सेस और प्लास्टिक की जितनी भी बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं या चीज़ें हैं जो हम बाकी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इथीन कैन ऑल्सो भी यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथीन को हम आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए। जैसे मैंगोज़ होते हैं, समर के सीज़न में आते हैं तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी पक जाएँ, तो उनकी पेटियों में उनको मसाला लगाया जाता है, वो सारा वो इथीन ही है जो उसको जल्दी राइप करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़। बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो जैसे पहले मैंने बात किया कि केमिकल्स का ये एज अ रॉ मटीरियल यूज़ होता है उनको बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या क्या आ जाता है, इथाइल हैलाइड, इथाइल अल्कोहल एंड ग्लाइकोल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बनाने में भी ये इन्वॉल्व है। इट मेक्स द माइक्रोवेव पॉलीथीन फिल्म, ये माइक्रोवेव की जो एक फिल्म होती है पतली सी, उसे बनाता है। लार्ज व्हील्ड रबिश बिन्स, जो लार्ज आपको कूड़े दान बड़ी बड़ी बास्केट्स नज़र आ रही होती हैं उनको बनाने में इन्वॉल्व होता है। एथेनॉल को, पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल लेवल पे क्योंकि ये मेजर चीज़ों में यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग भी दी हुई है, मैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं मैंने लिखे, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 8 नहीं लिखा, शुरू के भी नहीं लिखे हुए कुछ, वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो डायरेक्ट बुक से किए जा सकते थे। जो मुझे लगा है कि इनके नोट्स होने चाहिए, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉयलर्स वर्क इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉयलर्स वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेवलपमेंट में। द फ्रेडरिक वॉयलर रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी विच स्टेट्स दैट, सबसे पहला जो मेजर इसका काम था वो क्या था, फ्रेडरिक ने रिजेक्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है वो देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर फेलियर led to the belief that organic compound can only manufactured by or within the living things and these compounds could never be synthesized from inorganic compounds.
अर्ली साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर ही बनते हैं। वो या तो लिविंग थिंग्स बनाती हैं या लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं। हम उनको खुद सिंथेसाइज मैन्युफैक्चर उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेडरिक ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको बदल दिया था। ही ऑब्टेन्ड यूरिया, इसने क्या किया था? ही ऑब्टेन्ड यूरिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। अब यूरिन, जो मैमल्स का यूरिन है वो लिविंग थिंग तो नहीं है ऑब्वियसली, तो उसने उससे यूरिया एक्सट्रैक्ट किया और वो जो यूरिया था वो क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया था? रिजेक्ट किया था विद प्रूफ्स। इस तरह उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और उसने ये बताया कि हम इसको खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और ये लिविंग थिंग्स के अलावा भी अवेलेबल है। तो ये थी मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 7 के क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और बाकी जो क्वेश्चंस, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे उनके आंसर्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उनके आंसर्स भी लगवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।